नमस्कार, मैं ज्योति सांगवान। आप देख रहे हैं इशू टुनाइट। आजादी की सालगिरह की आप सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो बात करेंगे आजादी की। क्या है एक महज शब्द जिसे सुनकर और समझकर अच्छा लगे, या फिर कहें एक भावना भी जिसे समझा जा सके और साथ ही महसूस भी किया जा सके। तो आजादी की आज 70वीं सालगिरह है। हम बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया, तमाम उपलब्धियों का बखान भी किया गया। सूबे की बात कर ले तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने संबोधित किया और तमाम मंत्रियों ने ध्वजारोहण भी किया। तो सवाल यही उठता है, क्या काफी है इस तरह से हर साल जश्न मनाना, हर साल तिरंगे को सलामी देना और हर साल उपलब्धियों का बखान किया जाना? क्या लगता है, वास्तव में आजाद हुए, या कहीं भारत की जो 125 करोड़ जनता है वो इस आजादी को अगर भावना समझा जाए और माना जाए तो क्या इस भावना को महसूस कर पा रही है कि हम आजाद हैं, हम गरीबी से आजाद हैं, फिर कहीं बेरोजगारी से आजाद हैं, हम तमाम तरह के बंधनों से आजाद हैं, कि खुली हवा में हम सही मायनों में सांस ले पा रहे हैं और विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं, जहां कहीं तमाम तरह की समस्याएं नहीं है। तो इसी को लेकर आज हम स्टूडियो में चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। भारत को आजाद हुए आज 69 साल हो गए हैं। इन 69 सालों में भारत ने बहुत कुछ खोया है और बहुत कुछ पाया है। देश में नई सरकार बनती है, नई घोषणाएं होती हैं, नई योजनाएं तैयार की जाती हैं, लेकिन ये घोषणाएं और योजना देश की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरी, ये शायद खुद जनता और सरकार भी नहीं जान पाए हैं। आज़ादी मिलने के बाद के 69 सालों में भारत ने बहुत ज़्यादा आर्थिक और तकनीकी तरक्की की है, लेकिन आज भी उसकी गिनती विकसित देशों में नहीं की जाती। आर्थिक विकास का फल सभी को समान रूप से नहीं मिल पाया है, जिसका नतीजा अमीर और गरीब के बीच की खाई और ज्यादा चौड़ी हुई है और धन कुछ एक हाथों में केंद्रित होकर रह गया है। शिक्षा के क्षेत्र में उन्नति तो हुई है और भारत के कुछ शिक्षा संस्थान दुनिया भर में अपने उच्च स्तर के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही ये भी सही है कि प्राथमिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा की उपेक्षा की गई है। इस उपेक्षा के कारण शैक्षिक संरचना की नींव कमजोर रह गई है। इसी तरह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार कमी आई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 69वीं वर्षगांठ के अवसर पर लाल किले की दीवार से कहा कि भारत की उम्र 70 साल नहीं है, लेकिन गुलामी के कालखंड के बाद हमने जो आज़ादी पाई, एक नई व्यवस्था के तहत हमने देश को आगे बढ़ाने का प्रयास किया। ये यात्रा 70 साल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक किया। अब हम सबका दायित्व है देश को श्रेष्ठ बनाएं। कश्मीर के लोगों ने, वहां के नागरिकों ने जिस प्रकार से मुझे बहुत बहुत धन्यवाद दिया है, जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है, दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं है, जिन लोगों को विषय में मेरी कभी मुलाकात नहीं हुई है, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं, तो मेरे 125 करोड़ देशवासियों का आनंद है। इस वर्ष हम 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, लेकिन हमारे मन में कहीं न कहीं ये सवाल भी होंगे कि पहला स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया होगा और उस वक्त कैसा रहा होगा। हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे जो कि 1947 की आज़ादी के समय की हैं। पहले स्वतंत्रता दिवस का आगाज पंडित जवाहरलाल नेहरू के 14 अगस्त की आधी रात की उद्घोषणा के साथ हुआ। Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इस भाषण को 20वीं सदी के महानतम भाषणों में से एक माना जाता है। इस भाषण में पंडित नेहरू ने जिस भारत की कल्पना की थी, क्या वो साकार होता दिख रहा है? आजादी के बाद न जाने कितने प्रधानमंत्री आए और गए, लेकिन उनके राज में भारत सिर्फ तिल तिल कर विकास कर रहा था। लंबे चौड़े भाषण तो खूब दिए गए, लेकिन उन भाषणों के बाद की हकीकत का असर आज भी देश में देखने को मिल रहा है।
प्यारे देशवासियों, स्वाधीनता दिवस पर आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे बच्चों, तुम तो देश का भविष्य हो। तुम्हें ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। आज देश में जोश और जुनून के साथ हर साल आजादी का जश्न मनाया जाता है, पर आज भी एक बड़ा सवाल हमारे सामने है कि क्या सच में हम आजाद हैं? खुद की आजादी का जश्न कब मना पाएंगे देशवासी? हमारा देश तो विदेशी हुकूमत से आजाद हो गया, पर हमारे देश के लोगों की सोच अभी तक आखिर क्यों आजाद नहीं हो सकी है? नीरज उपाध्याय, न्यूज डेस्क, खबर फास्ट। तो देखिए, आपने हमारी ये रिपोर्ट और सुना तमाम प्रधानमंत्रियों को, और देश के सबसे पहले प्रधानमंत्री के भाषण के अंश भी सुने, जो कहे 20वीं सदी के सर्वश्रेष्ठ भाषणों में से एक रहे। लेकिन इन भाषणों का प्रभाव क्या रहा? क्या जनता को आजादी के मायने सही समझा सका, या फिर आजादी उन तक सीधे पहुंचा सका? तो ये कुछ सवाल हैं, इनको लेकर जवाब लेने की कोशिश रहेगी। कुछ खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर महावीर नरवाल, वैज्ञानिक आप हैं। कपिल सहगल, बीजेपी का पक्ष रखेंगे, और साथ ही जोगेंद्र मौर्य, वरिष्ठ पत्रकार आप हैं। सतीश बंधु, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे स्टूडियो में, और सोमनाथ शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं। डॉक्टर सुमित सिवाच, रक्षा विशेषज्ञ आप हैं। स्वागत है आप तमाम मेहमानों का इस चर्चा में। तो शुरुआत कांग्रेस से करना चाहेंगे। बंधु जी, आपके पास में आऊंगी। क्या लगता है देश को आजादी के बाद जो राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं, उनकी कितनी जिम्मेदारी होती है जो आधारभूत समस्याएं हैं उनको दूर करके, आधारभूत जो जरूरतें हैं उनको पूरा करके विकास की ओर ले जाने में? ज्योति जी, देश की जो जंग आज़ादी का जो आंदोलन था जी, वो देश के जनमानस की आवाज़ था, और तमाम देश की पॉलिटिकल पार्टियों में, खासकर कांग्रेस के तमाम वो नेता थे जो देश को आज़ादी की सांस दिलाना चाहते थे। और कांग्रेस ने एक लंबा आंदोलन महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और तमाम दूसरे नेताओं के नेतृत्व में देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और देश की आज़ादी की लड़ाई को लड़ते लड़ते समाज के कुछ मूल्य भी निर्धारित किए। उस 1947 के बाद कांग्रेस पार्टी ने तमाम उन मूल्यों के तहत इस देश को आगे बढ़ाया। जो शिक्षा ठीक है, का नहीं, मूल्य थे, सामाजिक मूल्य तय किए गए थे, निर्धारित किए गए थे, सही है, सही मानेंगे इस पैनल पर कुछ देर के लिए। लेकिन जो सामाजिक मूल्य निर्धारित करने का आप लोगों को मौका मिला था, अवसर मिला था, क्या उन मूल्यों पर चलकर आप समस्याएं दूर कर पाए? देश की जनता की जो भी दुख थे, परेशानी थे, उन्हें दूर कर पाए? आपने विकास की बात कही, सही मायनों में आप विकास दे पाए? ज्योति जी, सारा देश जानता है जी, जब देश आज़ाद हुआ था, इस देश की जो शिक्षा दर 12% थी, आज देश में 74% है। देश भूखमरी के किस देश में अन्न पैदा नहीं होता। कांग्रेस ने हरित क्रांति पैदा की। देश के अंदर जितने रक्षा उपकरण जैसे नहीं बनते, आज ऐसी फैक्ट्री है जहाँ बहुत से हथियार हमारे हिंदुस्तान बनते हैं। देश में सुई से लेकर आज हवाई जहाज तक, पनडुब्बी तक हमारे देश में कांग्रेस ने बनाने का प्रयास किया। और ये विकास रूपी ढांचा, ये इस तरह की चीजें आज को, ये सब तमाम चीजें कांग्रेस के शासन में हुई। ठीक है, मौर्य साहब आपके पास में आऊंगी। ठीक है बंधु जी, मौर्य साहब आपके पास में आऊंगे। अभी बंधु जी ने कहा कि कांग्रेस ने लगातार कोशिशें की और तमाम तरह का विकास किया गया, कुछ नाम भी गिनवाए, आंकड़े भी पेश किए। क्या लगता है देश के सामने बेरोजगारी, गरीबी, भूखमरी और कहें कि बाल जो श्रम है वो आज भी बड़ी चुनौती है? 70 साल हम पूरे कर चुके हैं, क्या कहेंगे मौर्य साहब? ज्योति जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज इस पैनल में जी एक सारे के सारे अपने आप में इतने मतलब अपने अपने क्षेत्र के प्रभावशाली और प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। एक वैज्ञानिक भी हमारे साथ हैं कि जो विकास की जो बात कहते हैं। अब जो आज़ादी और स्वतंत्रता की बात कह रहे हैं, इसके अंदर दो विषय हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के विरुद्ध लड़ाई और देश की स्वतंत्रता। बिल्कुल, स्वतंत्रता किस लिए चाहिए? उस स्वतंत्रता कहते किसे हैं? मानव मूल्य, मानव अधिकार, जिनके लिए लोकतंत्र की स्थापना विश्व स्तर पर हुई, उन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना के लिए दो अलग अलग विषय हैं। एक है अंग्रेजी हुकूमत का यहाँ से जाना, और दूसरा है उन लोकतांत्रिक मूल्यों को, उन मानवीय मूल्यों के, उन मौलिक अधिकारों की स्थापना है।
अब देखना यह है कि जो जंग आजाद जी की जिसकी बात कर रहे हैं, विकास तो अगर हम विकास की बात करते रहे तो क्या अंग्रेजों के समय में, पिछले अगर समय को हम देखें, यहाँ पे रेलवे लाइनें आई हैं, यहाँ पे फोन आए हैं, कानून आए हैं और कोडिफिकेशन ऑफ द लॉ हुआ है। अगर विकास को हम मतलब स्वतंत्रता मान लें, उसको ये मान लें कि वो भी, और अगर मान लो आज देश की स्थिति क्या है, जिन मानव मूल्यों के लिए, जिन मानव अधिकारों की स्थापना के लिए जो सपना देखा गया था, पूरे विश्व पर यह हुआ कि एनआरकी जाएगी, मोनार्की जाएगी, राजतंत्र की समाप्ति होगी और लोकतंत्र की स्थापना होगी। अब अंग्रेज गए, लेकिन जो जंगे आजादी लड़ने वाले लोग थे, जिन लोगों ने मतलब इस चीज के लिए, क्या उनका सिर्फ उद्देश्य यह था कि सत्ता हस्तांतरण होगा या इन लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना होगी? ये बड़ा विषय है। अब उन मौलिक अधिकारों के अंदर कितनी चीजें आती हैं, क्या मतलब हम आर्थिक असमानता को कम कर पाए, आर्थिक असमानता को समाप्त कर पाए? आज देश की 70 साल के बाद 69 साल के 70वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और देश 1947 में भी रोजी रोटी, कपड़ा और मकान की बात कर रहा है। आज भी रोजी रोटी, कपड़े के लिए इस देश की जनता जूझ रही है। शिक्षा का निजीकरण हो चुका है, स्वास्थ्य सेवाएं मतलब राज्य सरकार, तमाम तरह की समस्याएं हैं। बिल्कुल सही आपने कहा मोर्चा साहब। और सामाजिक सुरक्षा नाम की चीज मतलब इस देश के अंदर वो चीजें दिखाई नहीं दे रही हैं। आतंकवाद के खतरे इस देश पर दिखाई दे रहे हैं। तो हम उन मतलब क्या सत्ता हस्तांतरण को मतलब आजादी से कैसे मान लो? ठीक है, चलिए चर्चा में आगे बढ़ेंगे। कपिल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस से भी अभी हमने सवाल किया और जवाब भी लिया, बीजेपी से भी मैं जानना चाहूंगी। चुनाव से पहले तमाम तरह के दावे किए गए थे, आपका हवाला हो सकता है कि हम कम वक्त तक सत्ता में रहे, लेकिन चुनाव से पहले जिस तरह की बातें आप लोगों ने की, अभी हम प्रधानमंत्री की बात करें तो तीसरी बार लाल किले की प्राचीर से संबोधित किया देश की जनता को, लेकिन जो समस्याएं थी, तमाम तरह की आधारभूत जरूरतें थी, उन्हें आप लोग भी पूरा नहीं कर पाए। 2 साल में कुछ खास असर नहीं दिखा। देखिए ज्योति जी, सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों को 70वें स्वतंत्रता दिवस की मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से दोबारा उस शब्द को दोहराया है कि मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। और दुर्भाग्य की बात है, इसी पैनल पर बैठ के मेरे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे हैं कि आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? कांग्रेस के मित्रों ने लड़ी, कांग्रेस के नेताओं ने लड़ी। किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं? बड़ा दुर्भाग्य की बात है। आप उसको, उन शहीदों को बार बार उनका अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन्हें अपनी खून दे करके इस लड़ाई को जीता था और देश को आजाद कराने का काम किया था। किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं मेरे कांग्रेस के मित्र? कम से कम देश को तो बख्श दीजिए। 60 साल से ज्यादा इस देश के अंदर उन्होंने राज किया। आज देश की क्या हालत हो गई थी, ठीक है, आप सभी को मालूम है। मुझे बताते मेरे आंख से आंसू निकल आएंगे। जिस समय हमने अपनी सत्ता संभाली और नरेंद्र मोदी जी ने जब वहां पर भाषण दिया, उनके पढ़ते पढ़ते आंखों में आंसू आ गए। कैसी अर्थव्यवस्था हमारे देश को छोड़ के गए थे, और कांग्रेस के मित्र कहते हैं कि कांग्रेस के नेताओं ने हमारे देश को आजाद कराया था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक है ना, वो ठीक है, श्रेय लेने की राजनीति होती है, सियासत होती है, लेकिन बीजेपी क्या कर रही है? बीजेपी क्या कर रही है देश की जनता के लिए? जी, अपने खून को निकाल करके, अपने शरीर से एक एक कतरा जब निकाला, ठीक है, वो तमाम भावनात्मक बातें हैं ना सहगल साहब, वो अच्छी बात है, याद करना चाहिए। ठीक है, कुर्बानी नहीं भूलनी चाहिए किसी भी देश को, लेकिन मेरा सवाल वहीं अटका हुआ है और जवाब नहीं आया। गरीबी अभी भी देश में कहीं हावी है, जनता परेशान है गरीबी से। देखिए क्या किया बीजेपी ने कारगर? क्या किया कारगर? उस कटिबद्धता को बताया कि मैं गरीब की थाली को महंगा किसी भी हालत में नहीं होने दूंगा, लेकिन हो रहा है ना। जी, ना कट जाए। ठीक है ना, अच्छा लगा सुन के, अच्छा लगा प्रधानमंत्री ऐसा कहते हैं, लेकिन वो वास्तविक धरातल पर वो चीजें नहीं दिखती ना। फिर हमने उसको उतारने का धरातल पे काम किया है और भी करेंगे। जो भी समन्वय बिठाने की हमने कोशिश की थी, उसको और बढ़ाने का काम हम करेंगे। सोमनाथ जी, क्या लगता है, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो सत्ता में आते हैं, लगातार कहते हैं कि बेहतर से बेहतर हम कर रहे हैं, और जो हालात हैं वो बद से बदतर होते जाते हैं, विकासशील के हवाले दिए जाते हैं, मुद्रास्फीति की बात होती है, जीडीपी की बात होती है, लेकिन जनता के जहन में ये चीजें कम उतरती हैं, जो वास्तविक परेशानियां हैं वो दूर नहीं होती इन चीजों के साथ। ये ठीक बात है ज्योति जी, जितनी भी देश में सरकारें आई हैं जी, कांग्रेस की आई, भाजपा की आई या गठबंधन की आई जी, सब सरकारों ने बड़े दावे किए। रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें आम जनता के लिए बहुत ज़रूरी हैं। सभी सरकारों ने बड़े वायदे किए। आज तक लोगों के पास
आज तक ये सरकारें सभी को मकान मुहैया नहीं करा पाए, बिल्कुल। रोजगार मुहैया नहीं करा पाए। और अभी भाई साहब बात कर रहे थे महंगाई की, कोई भी सरकार आए थाली महंगी होती है। बिल्कुल। महंगाई पे आज तक कोई सरकार रोकथाम नहीं लगा पाई। गरीब गरीब होता जा रहा है, अमीर अमीर होता जा रहा है। तो जैसे देश हाँ आजाद बिल्कुल, हुआ, दाल की कीमतों की बात कर लें या किसी भी चीज की हम कीमत की बात कर लें, जो बहुत साधारण भोजन की हम बात करें थाली में कपिल जी, तो वो भी आसमान छूते हैं। जो जरूरत की चीजें हैं वो भी सपना बन गई हैं। फिर कोई भी सरकार हो, मैं बीजेपी को अकेले नहीं कहूंगी। देखिए मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, केवल 2 महीने इनके भाव बढ़े थे क्योंकि उत्पादकता कम थी और जिस ठीक है, महीने ठीक 2 है, महीनों में सोमनाथ जी मौसम अपनी की बात पूरी भरमार कर रहे थे, मौसम की ठीक है। मार यहाँ पर पड़ी। ठीक है। अब उसके बाद देखिए जिस प्रकार से अब महंगाई का विदेशों ग्राफ से धीरे धीरे बहुत बढ़ दाल आ गई रहा है। है, वो आपके सामने ठीक है, है, ठीक है रेट आपके सोमनाथ सामने जी, है। सोमनाथ जी बात पूरी कीजिए। देखो जी, रोटी कपड़ा और मकान के दावे सबने किए थे, इस सरकार ने भी किए हैं। अब प्रधानमंत्री जी ने यह दावा किया है कि 2022 तक हम सभी को मकान उपलब्ध करा देंगे। इस घोषणा को हुए भी अब कई महीने बीत गए हैं, पर अभी तक कोई प्रपोजल धरातल पे नहीं आई है। हाँ जी, तो 5 सालों में बातें बड़ी बड़ी होती हैं, दिक्कत यही है ना बड़ी बड़ी होती जी। है। सिवात साहब आपके पास में आना चाहूंगी, क्या लगता है परेशानी आंतरिक तो है ही देश को, आसपास के जो पड़ोसी देशों की हम बात करें उनके साथ भी कुछ खास रिश्ते नहीं दिखते, और कहीं सुरक्षा बड़ा मुद्दा रहता है, आतंकवाद आज भी बड़ी चुनौती है, क्या कहेंगे? ऐसा है ज्योति जी, सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, 1962 तक तो सुरक्षा इशू ही नहीं रहा हमारे देश में। 1962 तक जितनी भी पंचवर्षीय योजनाएं आई उसमें कोई हथियार बनाने की फैक्ट्रियां यहाँ नहीं लगी, और तरह का इशू था। 1962 में एक लड़ाई हुई चाइना के साथ, के साथ लड़ाई हुई, इंडिया की बहुत बुरी तरह उसमें हार हुई थी। उसके बाद विशेषज्ञ पैदा होने शुरू हुए हैं। अब उसके बाद एक इश्यू आया है कि भी सुरक्षा भी कोई इश्यू है, नहीं तो और चीजों में उलझे हुए थे, प्रायोरिटी थी नहीं। 62 के बाद कुछ चीजें बदली। अब दोनों, जैसे यहाँ दोनों पार्टियों के मेहमान बैठे हैं, वो कह रहे हैं भाई कांग्रेस के राज में इतना विकास हुआ, यहाँ सुई से भी नहीं बनती थी, इतनी चीजें बनने लगी, हथियार बनने लगे, जबकि वास्तविकता कुछ और है। अब भी जितनी डील्स हो रही है ना, आप देखो, एक तेजस को छोड़कर अब तक जितने फाइटर प्लेन है हमारे, तेजस को छोड़कर हम कुछ नहीं दे पाए, सारे विदेशी हैं। लेकिन तालियां सारे बजा रहे हैं। अब नरेंद्र मोदी के नाम पे बीजेपी तालियां बजा रही है कि वे मेड इन इंडिया के नाम पे हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। कांग्रेस वाले इस बात पे तालियां बजा रहे हैं अब भी यहाँ कुछ नहीं बनता था और हमने इतना सब कुछ बना दिया। जबकि आप भाई डाटा जो कह रहे हैं ना, आपकी रोज की रक्षा के जो सौदे हो रहे हैं, इवन यहाँ तक है कि आपके सबसे बड़े घोटाले भी रक्षा सौदों में ही आ रहे हैं सामने। बिल्कुल। इसका मतलब क्या है, अगर आप यहाँ चीजें बन रही है ना, तो फिर बाहर के देशों के साथ घोटाले क्यों आ रहे हैं सामने? कोई हमारे फाइटर प्लेन्स में एक तेजस हमने दिया है, और वो एक तेजस दिया है, बहुत अच्छा कुछ हम कर नहीं पाए। नरवाल साहब आपके पास में आऊंगी, विकास की बात कर लें, तकनीकी की बात कर लें, या तकनीकी की दिशा में बेहतर करने की हम बात कर लें, तो भारत वहां भी कुछ खास बेहतर कर नहीं पाया है। तो आप कैसे देखते हैं आजादी के इन 70 सालों को? हाँ, एक तो 70वें स्वतंत्रता दिवस पर मैं देशवासियों को अपनी तरफ से बधाई और अभिनंदन भेजता हूँ। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देश विकास और विज्ञान को साथ साथ देखें, तो मुझे लगता है कि विज्ञान एक इंस्ट्रूमेंट था, एक बहुत बड़ा रास्ता था जिसके साथ हम विकास को मिला सकते हैं। बिल्कुल। और उस मामले में हमने कुछ तरक्की भी की है। शुरुआत के दिनों में, आज़ादी के दिनों में काफ़ी एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी साइंस का बनाया गया, कुछ इंस्टीट्यूशंस भी बनाए गए, कुछ यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई और इसको फिलिप दिया गया। उसमें कुछ कामयाबियाँ भी मिली। कृषि क्षेत्र में जैसे मिड 60s से लेके हमने विज्ञान का उसमें प्रयोग करना शुरू किया। ये पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है हिंदुस्तान का, श्री सुब्रमण्यम जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, कि हम विज्ञान और तकनीकी का प्रयोग कृषि में करेंगे वरना हम पिछड़ जाएंगे। ठीक है। और वहाँ से ग्रीन रिवोल्यूशन शुरू होता है। ठीक है, ये रिवोल्यूशन कहें हम शुरू हुआ, इस तरह की क्रांतियां आई नरवाल साहब, लेकिन किसान आज भी परेशान है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमने कुछ कामयाबियां भी की,
लेकिन कामयाबियों अगर हम इसमें ही गिनते रहें कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी ऑफ साइंस, इंफ्रास्ट्रक्चर साइंस, इसमें कामयाबी नहीं होती है। साइंस का दरअसल एक तरह से हमारे वातावरण नहीं बना देश में जी। एक कल्टीवेशन नहीं हुआ साइंटिफिक थॉट का, एक साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं बना जहाँ पर हमारा विज्ञान बहुत मजबूत हो सकता था, जहाँ हम आधार बन सकते थे अपने विकास का, जहाँ लोग इसमें शामिल हो सकते थे। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये लिखा गया, लेकिन वो जो है आज धरातल पर कहीं पर डगमगाता नजर आता है। आज विज्ञान कई तरह के दबाव में है, विज्ञान और वैज्ञानिक विकास। ठीक है नरवाल साहब, आपसे एक और चीज में जानना चाहूंगी। किसानों की हमने बात की, आपने कहा कृषि को लेकर भी आविष्कार करने की बातें करें या आगे बढ़े उस दिशा में, लेकिन किसान आज भी परेशान है, आत्महत्या आज भी बड़ा मुद्दा है, आंकड़ों में कोई गिरावट नहीं आती। फिर कोई भी सरकार हो तो किसान की परेशानी इतनी बढ़ना, एक सबसे बड़े कहें कि कृषक देश हम हैं, जहां 70% जनसंख्या कृषि पर निर्धारित करती है, निर्भर करती है सीधे सीधे। ऐसे में ये भी बड़ी चुनौती नहीं देखते क्या? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है, बल्कि किसान की हालत और खराब होती जा रही है। इसमें नीतियों का बहुत प्रश्न होता है। हम पहले सरकार ये मानती थी कि हमारी कुछ जिम्मेदारी है इसको आगे बढ़ाने के लिए, बिल्कुल, और अब सरकार बिल्कुल अपनी जिम्मेदारी छोड़कर सब कुछ प्राइवेट सेक्टर पर छोड़ दिया है, जो सिर्फ मुनाफा कमाता है। आज गरीब किसान आत्महत्या नहीं करता, आज मिडिल किसान, पैसे वाला किसान आत्महत्या करता है, उसके ऊपर कर्ज बहुत है। ठीक है नरवाल साहब, अभी नीतियां जो है कृषि में वो कमर्शियल नीतियां चली गई हैं। मैं जानता हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैंने एक वैरायटी बनाई थी जिसका 50 रुपए 1 एकड़ का उसके बीज का भाव होता था। जो ही उसका कमर्शलाइजेशन हुआ, जो ही सरकार ने उससे ठीक है नरवाल साहब, अभी सवाल तमाम हैं और चर्चा भी करेंगे, जवाब भी लेंगे ब्रेक के बाद कि क्या कुछ समस्याएं देश में मुंह उठाए खड़ी हैं। लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।